दोस्तों, आज मैं अरस्तु पे चक्रीय परिवर्तन टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। ये अरस्तु का पार्ट 8 वीडियो होगा जो मैं बना रही हूँ। तो यह चक्रीय परिवर्तन पर है वीडियो, जो ये इस प्रकार है। राजतंत्र, निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र, पॉलिटी, लोकतंत्र, पुनः राजतंत्र, अर्थात शासन में परिवर्तन इसी क्रम में होता है। पॉलिटी सर्वोच्च व्यवस्था। अरस्तु ने पहले आधार पर एक व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन और बहुसंख्यकों का शासन, इस प्रकार के 3 भेद किए हैं। और दूसरे आधार पर अरस्तु ने इन्हीं 3 शासन व्यवस्थाओं के 2 रूपों, स्वाभाविक और विकृत, का निरूपण किया है। अरस्तु के अनुसार शासन का वह रूप स्वाभाविक है जिसमें शासन सामान्य हित के आदर्श के आधार पर कार्य करता है, और विकृत रूप वह है जिसमें शासक वर्ग केवल अपने हितों को दृष्टि में रखता है। अरस्तु के अनुसार जिस प्रकार साइकिल के पहिए घूमते हैं, उसी प्रकार शासन के रूप भी नियमित रूप से बदलते रहते हैं। राजनीतिक परिवर्तन का यह चक्र राजतंत्र में से प्रारंभ होता है और क्रमशः अततायी तंत्र, कुलीन तंत्र, वर्ग तंत्र, संवैधानिक तंत्र और भीड़ तंत्र के बाद अंत में फिर से राजतंत्र के रूप में परिणत हो जाता है। आलोचना और मूल्यांकन। आलोचकों द्वारा अरस्तु के राज्य वर्गीकरण की अनेक आधारों पर आलोचना की गई है, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख हैं। सरकारों का वर्गीकरण, अवैज्ञानिक तथा संख्यावाचक वर्गीकरण, प्रजातंत्र का उचित स्थान नहीं, वर्तमान राज्यों पर लागू नहीं होता, और परिवर्तन चक्र त्रुटिपूर्ण। क्रांति संबंधी विचार। अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार इस प्रकार हैं। यूनानी नगर राज्यों के जीवन की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी राजनीतिक अस्थिरता थी। अरस्तु ने स्वयं इस राजनीतिक अस्थिरता के दुष्परिणाम देखे थे, अतः उसने इस अस्थिरता, जिसे उसने क्रांति का नाम दिया है, को दूर करने के उपाय सुझाने का निश्चय किया। पॉलिटिक्स की 7वीं पुस्तक में उसने राज्य क्रांति और संविधान में परिवर्तन लाने वाले कारणों पर प्रकाश डाला है, और दूसरी पुस्तक में उसने उन उपायों का सुझाव दिया है जिनके आधार पर क्रांति का प्रतिकार किया जा सकता है। अरस्तु ने क्रांति, उसके कारणों और प्रतिकार के उपायों का विवेचन ऐतिहासिक अध्ययन और पर्यवेक्षण के आधार पर किया है। उसने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद परिपक्व राजनीति बुद्धिमत्ता के आधार पर विवेचन प्रस्तुत किया है। क्रांति का अभिप्राय। अरस्तु के द्वारा क्रांति शब्द का प्रयोग फ्रेंच क्रांति या साम्यवादी क्रांति के अर्थ में नहीं किया गया है, बल्कि उसके अनुसार राज्य संविधान या शासन सत्ता में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन क्रांति हैं। अरस्तु के अनुसार क्रांति के प्रमुख रूप निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला, पहले से स्थापित किसी शासन व्यवस्था के स्थान पर दूसरी शासन व्यवस्था स्थापित करना, जैसे जनतंत्र के स्थान पर धनिक तंत्र या धनिक तंत्र के स्थान पर जनतंत्र स्थापित करना। दूसरा, अनेक और क्रांति किसी शासन व्यवस्था के मूल रूप को बदलने के लिए नहीं, किंतु उसके आधारभूत तत्व की मात्रा को परिवर्तित करने के लिए होती है, जैसे जनतंत्र को अधिक या कम जनतंत्रात्मक बनाना। तीसरा, यदि शासन व्यवस्था के स्वरूप को अपरिवर्तित रखते हुए शासन करने वाले व्यक्तियों में कोई परिवर्तन होता है, तो वह क्रांति का एक रूप ही है। विशेष बात यह है कि एक देश के शासक वर्ग में जो परिवर्तन होते हैं, चाहे उन परिवर्तनों से शासन व्यवस्था का मूल रूप अप्रभावित रहे, अरस्तु उन्हें क्रांति की संज्ञा देता है। क्रांति के कारण। अरस्तु ने क्रांति के कारणों की विवेचना 3 रूपों में की है: सामान्य कारण, विशेष कारण और सामान्य कारण, विशेष कारण, अन्य कारण। तो सामान्य कारण है, क्रांति के सामान्य कारण निम्नलिखित हैं। असमानता क्रांति का सर्वप्रथम कारण व्यक्ति की असमानता का अंत कर समानता की प्राप्ति के लिए लालसा है। समानता के 2 रूप होते हैं: पूर्ण समानता और अनुपातिक समानता। सर्वसाधारण जनता पूर्ण समानता में विश्वास करती है और यह महसूस करती है कि शासकों के समान होने के बावजूद भी हमारा उचित अधिकार हमें नहीं मिल रहा है। अनुपातिक समानता का अर्थ है योग्यता संबंधी समानता है, और विशेष वर्ग अनुपातिक समानता की मांग करते हैं हुए यह महसूस करता है कि धन तथा योग्यता और अन्य बातों की श्रेष्ठता के अनुपात में उन्हें राजनीतिक शक्ति में अधिक भाग नहीं मिल रहा है। पूर्ण और अनुपातिक समानता के इस पारस्परिक अवरोध का परिणाम क्रांति के रूप में प्रकट होता है। स्वयं अरस्तु के शब्दों में छोटे व्यक्ति बराबर होने के लिए विद्रोही बना करते हैं और बराबर स्थिति वाले बड़े बनने के लिए
यही यह मनोदशा है जिससे क्रांतिकारियों की उत्पत्ति होती है। अन्याय क्रांति का मूलभूत कारण अन्याय है। यदि एक वर्ग को जितना वह पाने का अधिकार है उससे कम मिलता है और दूसरे वर्ग को जितना उसे मिलना चाहिए उससे अधिक मिलता है तो असंतोष का उदय होता है और वह असंतोष क्रांति को जन्म देता है। क्योंकि न्याय और मित्रता राज्य के नैतिक आधार है, इसलिए अन्याय और दुर्बलता असंतोष और अस्थिरता के सबसे बड़े कारण हैं। इस प्रकार असमानता और अन्याय क्रांति के दो कारण हैं। विशेष कारण। अरस्तू ने क्रांति के विशेष कारण निम्नलिखित बताए हैं। शासकों की दृढ़ता तथा लाभ की लालसा। जब शासक वर्ग दृढ़ता के वशीभूत होकर जनता के हितों की परवाह किए बिना अनिश्चित रूप से धन संग्रह करने लगता है, तब उस शासन प्रणाली या शासक वर्ग के विरुद्ध जनता विद्रोह कर देती है। सम्मान की लालसा। जब शासक किसी व्यक्ति को योग्यता के बिना सम्मानित करता है या बिना कारण के किसी को अपमानित करता है तो जनता रुष्ट होकर विद्रोह कर देती है। घृणा क्रांति को जन्म देती है। उदाहरण स्वरूप धनिक तंत्र में जब धनिक शासक वर्ग बहुसंख्यक किंतु अधिकार वंचित दरिद्र जनता को तिरस्कार की दृष्टि से देखता है तो ऐसी स्थिति में जनता विद्रोह कर देती है। भय दो प्रकार से व्यक्तियों को क्रांति के लिए प्रेरित करता है, अपराध से बचने के लिए और अन्याय का प्रतिकार करने के लिए। उदाहरण स्वरूप रोड्स टापू के राज्य में जनता वहां के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर अभियोग चलाने की धमकियां दे रही थी, जिससे बचने के लिए उन्होंने जन शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। विदेशी या विजातीय तत्व की क्रांति का कारण बन जाते हैं। यदि राज्यों में रहने वाले विजातीय तत्वों का भावनात्मक एकीकरण न हुआ हो तो राज्य में सदैव ही क्रांति की आशंका बनी रहती है, क्योंकि ये विजातीय तंत्र विदेशी शत्रुओं के साथ मिलकर राज्य के लिए संकट खड़ा कर देते हैं। क्षुद्र घटनाएं। कभी कभी क्षुद्र घटनाओं के गंभीर परिणाम के रूप में क्रांति घटित होती है। उदाहरण स्वरूप साइराक्यूज के दो कुलीन युवकों की प्रणय संबंधी कलह ने राज्य के अधिकारियों को दो वर्गों में विभक्त कर दिया और राज्य को क्रांति का सामना करना पड़ा। परस्पर विरोधी वर्गों का संतुलन होना। क्रांति का एक कारण परस्पर विरोधी वर्गों धनिक एवं निर्धन का राज्य में संतुलित होना भी है। जब एक पक्ष दूसरे पक्ष से प्रबल होता है तो सामान्यतः संघर्ष नहीं होता, किंतु जब दोनों पक्ष ही शक्ति बराबर होती है और दोनों को विजय प्राप्त होने की आशा रहती है तो वे विद्रोह करके सत्ता हस्तगत करने का प्रयत्न करते हैं। तो ये इस प्रकार से ये अरस्तू का चक्रीय परिवर्तन के सारे छोटे छोटे जो भी टॉपिक पॉइंट निकले हैं वो सब मैं इसमें डाली हूँ। ये थोड़ा अलग टाइप का टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इसलिए अच्छे से पढ़ के नोट्स बना लीजिएगा। नमस्कार।